गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सोमवार की सुबह और हम हाजिर हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम शो लेकर नया सवेरा, और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर, और जिन घटनाक्रम पर आज नया सवेरा में हमारी नजर रहने वाली है वो है संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई दूसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में होली की छुट्टियों के बाद आज कौन से विधायी कार्य हैं जो आज संसद के दोनों सत्रों में रखे जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर होगी रायसीना डायलॉग 2025 की, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और मुख्य अतिथि रहने वाले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, जिनकी भारत की आधिकारिक यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। आपको बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों के बारे में भी। साथ ही साथ खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां पाकिस्तान में हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे, हालात और गंभीर होते जा रहे हैं, और बीएलए और पाकिस्तान के बीच किस तरीके से तनाव और बढ़ रहा है ये आपको बताएंगे। खेल की खबरें होने वाली हैं, अखबारों की सुर्खियां आपको बताएंगे आपको मौसम का हाल भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। दिल्ली में आज से शुरू हो रहे रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। डायलॉग का विषय है काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज महत्वपूर्ण विषयों पर होगी बातचीत। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। संसद में बजट सत्र के दौरान आज राज्यसभा में मणिपुर बजट पर और लोकसभा में रेलवे से जुड़े अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की आज अहम बैठक। कानूनी विशेषज्ञ रखेंगे बिल पर अपनी राय। झारसुगुड़ा, संबलपुर और कालाहांडी समेत ओडिशा के कई हिस्सों में अगले 2 दिन लू का रेड अलर्ट। झारखंड, बंगाल, तेलंगाना, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और बात कर लेते हैं रायसीना डायलॉग 2025 की। बेहद ही बड़ा कूटनीतिक सम्मेलन होने जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इसके मुख्य अतिथि होने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत का प्रमुख कूटनीतिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है और इसका विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है, काल चक्र, लोग, शांति और पृथ्वी, यानी कि पीपल, पीस एंड प्लैनेट। डायलॉग का 10वां संस्करण होना है। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। ये डायलॉग का 10वां संस्करण है, जिसकी शुरुआत आज दिल्ली से होने जा रही है, दिल्ली में होने जा रही है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। 17 से 19 मार्च तक ये सम्मेलन चलने वाला है। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र का ये प्रमुख सम्मेलन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इकट्ठा होकर उन चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा और साथ ही साथ हल निकालने की भी कोशिश करेगा। आपको साथ ही साथ बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं दिल्ली में। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, जो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं, क्रिस्टोफर लक्सन, इस डायलॉग के मुख्य अतिथि भी होंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। कार्यक्रम को संबोधित करेंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। और आपको बता दें कि 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन होने वाला है इस डायलॉग में, और ये 6 मुख्य विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़े हुए, उन चुनौतीपूर्ण मुद्दों से जुड़े हुए जिस पर अभी वैश्विक नजर है। लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि रायसीना डायलॉग में शामिल होने जा रहे हैं। कम से कम 20 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे और विदेश मंत्रियों का दिल्ली में आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सैन्य कमांडर, उद्यमी, शिक्षाविदों की भी मौजूदगी रायसीना डायलॉग में दिखने वाली है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें
कि रायसीना डायलॉग 2025 की शुरुआत आज से होने वाली है, जिसका 10वां संस्करण ही कहा जा रहा है। आज से 19 मार्च तक रायसीना डायलॉग 2025 चलेगा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है, काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। तो नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग की शुरुआत होगी, जिसका 10वां संस्करण ये कहा जा रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई विदेश मंत्री भी हिस्सा लेने वाले हैं और उसके लिए विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के नई दिल्ली पहुंचने का क्रम भी जारी है। एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ईपी चेत ग्रीन भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव एंड्रिक ए मनालो नई दिल्ली पहुंच गए हैं। तो ऐसे में रायसीना डायलॉग 2025 में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री पहुंचना शुरू हो चुके हैं। फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा विदेश मामलों के कई मंत्री भी देश के दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो आज से रायसीना डायलॉग 2025 की आगाज होने वाला है और 19 मार्च तक ये नई दिल्ली में चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लक्सन के दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना और आपसी जनसंपर्क को बढ़ावा देना है। न्यूजीलैंड के पीएम 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री लक्सन की ये यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री लक्सन रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए भारत यात्रा पर आए हैं। इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य द्विपक्षीय मुद्दों और वैश्विक घटनाक्रम पर भी दोनों देश चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। आइए आप ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं कि भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंधों में किस तरीके से प्रगाढ़ता देखने को मिली है बीते वर्षों में। 1952 की बात करें तो राजनयिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थापित हुए। इसके बाद साल 2024 में 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ है। अगस्त 2024 में सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के बीच और साथ ही सितंबर 2024 में ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड से ऊन, लोहा, इस्पात, फल, मेवे और एल्यूमिनियम का आयात होता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत से न्यूजीलैंड में फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, कपड़ा, मोती, कीमती पत्थर और धातुओं का निर्यात होता है। तो दोनों देशों के बीच बेहद ही प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग समग्र मैत्रीपूर्ण संबंधों के अनुरूप है, यानी कि रक्षा क्षेत्र में भी दोनों के रिश्ते बेहद ही मजबूत हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल है न्यूजीलैंड और आपको बता दें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसमें न्यूजीलैंड देश शामिल है। न्यूजीलैंड में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी है और लक्सन ने भी अपने बयान में कहा है कि भारत में की जो स्किल्ड लेबर है वो न्यूजीलैंड में काम कर रही है। वर्तमान में न्यूजीलैंड में लगभग 8000 भारतीय छात्र हैं और न्यूजीलैंड में हिंदी 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिश्ते को आज नया आयाम मिलने वाला है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री एलेक्स लक्सन जो हैं वो भारत की यात्रा पर हैं और साथ ही साथ रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर लक्सन
संबोधित भी करने वाले हैं। हमारे संवाददाता इस समय अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे रायसीना डायलॉग के बारे में। रायसीना डायलॉग बेहद ही महत्वपूर्ण मंच है जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विदेश मंत्री और विदेश सचिव इकट्ठा हो रहे हैं और चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। 6 मुख्य विषय पूरे सम्मेलन के लिए रखे गए हैं। क्या वो 6 विषय हैं जिन पर आज विचार मंथन किया जा सकता है और इसके बाद देश आपसी मिलकर भी कुछ हल निकालना चाहेंगे? देखिए, जिस समय रायसीना डायलॉग इस साल हो रहा है उस समय आप देख रहे हैं कि रसिया यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वह एक तरह से कह सकते हैं कि समाधान की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि समाधान में शामिल हो और समाधान का नेतृत्व करे। दूसरी तरफ यूरोपीय जो देश है, यूरोपीय देश अपनी कुछ खास शर्तें, कुछ खास चीजें डाल रहे हैं। तो ऐसे में जो रायसीना डायलॉग है, उस रायसीना डायलॉग में जब 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, खास करके वो रणनीतिक समुदाय के लोग होते हैं, मंत्री तो होते ही हैं, तो एक बहुत ही बड़ा विचार मंथन का अवसर होता है जिसमें कि रणनीति से लेकर ट्रेड से लेकर जो ऐसे संबंध है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मसले हैं, जो व्यापार के मसले हैं, इन सारी चीजों पे बातें होती है। और इन सारी चीजों पे बातों में एक ऐसा समझ सकते हैं कि भारत एक ऐसा मॉडरेटर के रूप में उभरता है जो कि दुनिया में शांति की कामना करने वाले देश के रूप में अपने को स्थापित करता है। तो इस मामले में रायसीना डायलॉग बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हमारा बनता है। जैसे आपको याद होगा कि सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग होता है। सांग्रीला डायलॉग के माध्यम से पूरी दुनिया में एक सिंगापुर की खास स्थिति का भी महत्व स्थापित होता है। उसके अलावा दुनिया के देशों के जो लोग आते हैं, जो नेता आते हैं, उनकी बातें जो है वो काफी महत्वपूर्ण बातें जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांग्रीला डायलॉग में जब संबोधित किया था तो भारत की पूरी रणनीति सामने रखी थी और उसके थ्रू पूरे दुनिया में एक संदेश गया था कि भारत की विदेश नीति, भारत दुनिया में अपने आप को कहां स्थापित करता है। तो उसी के पैरेलल कह सकते हैं कि उससे और ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति रायसीना डायलॉग की लगातार बनती जा रही है और उसमें जो विषय होते हैं वो विषय बहुत ही प्रासंगिक होते हैं। हर साल ये डायलॉग होता है और उस प्रासंगिक विषयों से जो निचोड़ निकलता है, निश्चित तौर पे दुनिया के लोगों के अंदर एक संदेश जाता है कि ये जो पूरी दुनिया है किस तरीके से लगातार बदल रही है और जो काल चक्र का नाम दिया गया है, मतलब एक ऐसा समय में किस तरीके का बदलाव आ रहा है, किस तरीके से दुनिया बदल रही है और किस तरीके से भारत और पूरी दुनिया को अपने आप में इस तरह से एक समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि जो है, जो व्यापार की जरूरतें हैं, जो विकास की जरूरतें हैं, खास करके ग्लोबल साउथ की, वो भी पूरी हो और जो विकसित देशों में जो तकनीक है वह भी ग्लोबल साउथ के देशों को मिले। तो यह एक पूरा रायसीना डायलॉग का जो विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अलावा और कई संगठन उसमें सहयोग करते हैं, ये जो होता है वो निश्चित तौर पे बहुत ही महत्व का और पूरी दुनिया इसका इंतजार करती है। भारत का रणनीतिक समुदाय भी इसका इंतजार करता है और सारे जो मंत्रालय है वह भी इस पर नजर लगाए रहते हैं कि किस तरह से संदेश आ रहा है, क्योंकि इस तरह की गैदरिंग का अखिलेश, इसके साथ साथ ताइवान भी पहली बार इस रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने जा रहा है। दोनों देशों के बीच एक नया आयाम यहाँ भी दिखता हुआ नजर आएगा रायसीना डायलॉग में, जिस तरीके से ताइवान की एंट्री हो रही है। निश्चित तौर पे ताइवान एक बहुत बड़ी जो है वो तकनीकी ताकत है दुनिया में। देश छोटा है, उसका कह सकते हैं कि अभी भी उसको पूरी तरह से देश का दर्जा नहीं है, चीन का ही अंग माना जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी तकनीकी ताकत है ताइवान। और उस ताइवान से हमारे ट्रेड रिलेशंस है, हमारा ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ताइवान में बनता है। ताइवान का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में भारत में रहता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ताइवान का प्रतिनिधित्व एक संदेश है दुनिया के लिए भी कि हम ताइवान को महत्व देते हैं, भले ही उसकी राजनीतिक स्थिति जैसी भी हो, लेकिन ताइवान की जो ताकत है, ताइवान के अंदर जो क्षमता है और ताइवान के अंदर जो ग्लोबल साउथ को देने में भी जो सहायता मिल सकती है, उससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं ताइवान को। और एक तरीके से कहें कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी राजनीतिक स्थिति भले ही थोड़ी सी क्लिष्ट है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उनका लाभ उठाया जाना चाहिए, उनको जोड़ा जाना चाहिए, उनको मुख्य धारा के साथ संयोजित करना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है भारत की तरफ से, ताइवान को बुलाया है, उनकी बातें को सुनने का हमको मिलेगा, उनकी जो खास परिस्थितियां हैं वह मिलेगा और उनको जो एक ऑटोनॉमी मिली है, उनको बराबर लगता है कि उनको ऑटोनॉमी पर
खतरा है, तो उनको भी बोलने का मौका बिल्कुल। मिलेगा कि अखिलेश, हाजियों इसके को साथ किस तरह साथ से भारत खतरा है। जी। न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस समय भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल डॉक्टर जयशंकर से भी मुलाकात हुई है, पीयूष गोयल से भी मुलाकात हुई है। ऐसे में दोनों देशों के बीच रिश्तों को नया आयाम मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होने वाली। ऐसे में एफटीए को लेकर एक बड़ी बात हो रही है, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। बीच में जरूर दोनों देशों के बीच एक ब्रेक जरूर लग गया था, लेकिन फिर से इसको एक नया आयाम और एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर एफटीए समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं तो दोनों देशों के बीच किस तरीके से विन विन सिचुएशन होगी? देखिए, कह सकते हैं कि एफटीए का जो पूरा मामला था, जो एफटीए की जहां भी हमारी बातचीत चल रही थी, उसमें कई देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही, तो उसमें व्यवधान भी आ रहे थे। अभी की स्थिति में हो क्या रहा है कि सभी देश चाहते हैं कि एक बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत बनाए। एक जो एक अम्ब्रेला रिलेशनशिप होते हैं, अमेरिका केंद्रित अर्थव्यवस्था कई बार अभी तक थी। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उस अमेरिका केंद्रित अर्थव्यवस्था की तरफ से भी एक चुनौती मिल रही है। इसलिए सभी देश चाह रहे हैं कि बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत करें, और इसीलिए 10 साल के बाद एफटीए को रिलॉन्च किया जा रहा है। एफटीए पर बातचीत चल रही है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। दूसरी बात यह है कि देखिए, न्यूजीलैंड जो है वो हिंद प्रशांत, वेस्टर्न हिंद प्रशांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और उसके चलते हमारी ये जो रणनीतिक जो उससे संबंध है और रणनीतिक लाभ उससे बहुत हमें मिलने वाला है, क्योंकि हम भारत क्वाड के माध्यम से, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलकर क्वाड के माध्यम से जो एक इंडो पैसिफिक में जो शक्ति संतुलन की बात है, जो छोटे छोटे जो पैसिफिक कंट्री हैं उनको मदद देने की बात है संकट के समय, वो किसी के उनकी जो संप्रभुता खतरे में न पड़ जाए कर्ज लेने की वजह से किसी खास देश से, ये सारी चीजों का आकलन करने के बाद जो इंडो पैसिफिक की सक्रियता है उसमें न्यूजीलैंड भाग लेना चाहता है, शरीक होना चाहता है। न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का भी पार्ट है। तो इस रूप में कहें कि न्यूजीलैंड की रणनीतिक की स्थिति जो है वो भौगोलिक रूप से और उसके बाद राजनीतिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री का आना भारत, पहली बार चुनाव के बाद पहली बार आए हैं भारत, तो निश्चित तौर पे एक जो है कि रिलेशनशिप में एक ऑर्गेनिक पुट मिलता है। अधिकारियों के बीच तो वार्ता होती रहती है, लेकिन जब दोनों नेता मिलते हैं तो दोनों नेता अपने बीच के जो एक दूसरे की समझदारी होती है, जो अधिकारियों की तरफ से अड़चने आती हैं, उन अड़चनों को दूर करने में जब शीर्ष नेता मिलते हैं तो बहुत सहूलियत होती है। तो इस रूप में तरफ जो है वो इंडो पैसिफिक के लिए, पूरी दुनिया के जो अभी रणनीतिक स्थिति है उसमें, और व्यापार में जो असंतुलन स्थापित हो रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। बिल्कुल अखिलेश, इसके साथ साथ अगर एक छोटा सवाल पूछना चाहें, न्यूजीलैंड में 8000 छात्र भारतीय पढ़ रहे हैं, भारतीय समुदाय एक बड़ा है। लक्सन ने भी अपने बयान में कहा है कि स्किल्ड वर्कफोर्स भारत की न्यूजीलैंड में इस समय काम कर रही है। अगर रक्षा क्षेत्र के लिहाज से भी देखा जाए तो दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। ऐसे में भारत न्यूजीलैंड के बीच जो वार्ता होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो किस तरीके से एक नया आयाम, एक नया रूप और दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाती हुई नजर आएगी? हाँ, देखिए, जो भारत के जो युवा समुदाय है वो पूरी दुनिया में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, स्किल ग्रहण करना चाहते हैं, और नई नई तकनीक को सीखना चाहते हैं। एक असंतुलन की स्थिति हो रही है कुछ देशों की तरफ से, तो एक स्वाभाविक तौर पे जो ऐसे देश हैं जो कि भारत के छात्रों को, भारत के युवाओं को न सिर्फ शिक्षा दे पाएंगे बल्कि रोजगार के अवसर भी वहां उपलब्ध हो पाएंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण भारत का एक रहा है एजेंडा, जो पूरी दुनिया के सभी जो विकसित देशों से बात होती है तो उसमें एक रहता है। और जहां तक कि इस पर ध्यान देने की बात है तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट हम दुनिया के सभी ऐसे देशों के साथ कर रहे हैं जहां से हमारे छात्र जा सकते हैं, नौजवान जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस लिहाज से कहें कि न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों की जाने की स्थिति है, काफी है। बिल्कुल, तो नए आयाम मिलने वाले हैं, दोस्ती का नया दौर शुरू होने वाला है। अखिलेश, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखना होगा कि किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और हस्ताक्षर होते हैं किन एमओयूज पे। साथ ही साथ रायसीना डायलॉग 2025 भी बेहद ही महत्वपूर्ण मंच है वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का, मंथन करने का। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन
लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही चल रही है। होली की छुट्टियों के बाद आज संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। बात राज्यसभा की कर लेते हैं तो राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर 12 मार्च से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उच्च सदन में मणिपुर राज्य के बजट पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। राज्यसभा में विनियोग विधेयक, विनियोग संख्या 2 विधेयक, मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक और मणिपुर विनियोग विधेयक विचार और वापस किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं लोकसभा के विधायी कार्य की। अगर लोकसभा की बात करें तो आज साल 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संसद में दोनों ही सदनों में आज विधायी कार्य सूचीबद्ध है। होली की छुट्टियों के बाद संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की एक बार फिर शुरुआत हो रही है। राज्यसभा और लोकसभा में लोकहित और जनहित के मुद्दे सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में मणिपुर के बजट पर आज चर्चा होना सूचीबद्ध है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में रेल मंत्रालय के अनुदान की मांगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है। बैठक में कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ बिल पर अपनी राय रखेंगे। पिछली जेपीसी बैठक में इस मुद्दे पर जनता की राय लेने पर सहमति बनी थी। जनता की राय और सुझाव हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में जेपीसी ने विभिन्न अखबारों और मीडिया आउटलेट्स में विज्ञापन देने की योजना बनाई है। इन विज्ञापनों के माध्यम से एक QR कोड भी प्रदान किया जाएगा ताकि लोग सीधे वेबसाइट पर जाकर अपनी राय जाहिर कर सके। इससे पिछली बैठक के बाद जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा था कि सभी सदस्य राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं और जेपीसी पूरी तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। पीपी चौधरी ने यह भी कहा था कि समिति के सदस्यों की सभी शंकाएं का समाधान किया जा रहा है। और राजेश राज हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश का रुख करेंगे। राजेश, सबसे पहले संसद के बजट सत्र की बात करना चाहेंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही होली के बाद से एक बार फिर आज शुरू होने वाली है। कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य दोनों ही सदनों में सूचीबद्ध है। कौन कौन सी स्टैंडिंग रिपोर्ट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो टेबल की जाएंगी, साथ ही साथ विधायिका का कौन सा कार्य आज सूचीबद्ध है। दोनों ही सदनों की बात की जाए, मणिपुर को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण बिल है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा भावना की जो राज्यसभा की बात आपने की कि रेल मंत्रालय पर जो चर्चा पहले से चल रही है उस चर्चा को आज आगे बढ़ाया जाएगा। और उस दौरान मैं देख पा रहा था कि पिछले दिनों जब होली की छुट्टी से पहले भी जब चर्चा चल रही थी तो तमाम जो सदस्य हैं वो अपने संसदीय क्षेत्रों से संबंधित या फिर अपने राज्य से संबंधित जो रेलवे की समस्याएं थी उनको खूब जोर शोर से सदन के भीतर उठा रहे थे। और ये अपेक्षा की जा रही है कि जब रेल मंत्री उस चर्चा का रिप्लाई करेंगे तो उन तमाम समस्याओं पर उनका ध्यान जो है आकृष्ट कराया जाए। और यह एक बड़ी समस्या जो है पिछले दिनों देखने को मिलती रही है भावना की, सदन के भीतर जब चर्चा नहीं होती है तो सदस्य कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं। लेकिन रेलवे की मांगों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो चल रही है और मणिपुर से संबंधित जो
आपने इसका जिक्र किया कि जो मणिपुर से संबंधित जो बजट है उस पर भी चर्चा होनी है। लोकसभा में भी जो यूनियन बजट का जो दूसरा हिस्सा है उस पर भी कई तरह की जो अनुदान मांगे हैं, विनियोग विधेयक हैं, उन तमाम चीजों पर चर्चा जो है वो कराई जा रही है। और तमाम चाहे सत्ता हो या विपक्ष, उसके सांसद सवाल पूछ रहे हैं। प्रश्नकाल भी बखूबी चलाने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, ताकि लोकसभा और राज्यसभा में जो चुने हुए सांसद हैं वो अपने जनहित से जुड़े हुए अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को बखूबी रेज कर सकें। और तमाम जो विधायी कार्य हैं, जो लटके पड़े विधायी कार्य हैं, सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि उन तमाम विधायी कार्यों को निपटाया जाए ताकि सदन का स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। जी, साथ ही साथ राजेश, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की एक अहम बैठक होने जा रही है। तमाम क्षेत्रों के एक्सपर्ट से राय ली जा रही है। आज भी अहम बैठक में तमाम बड़े एक्सपर्ट कानून से जुड़े हुए शामिल होने वाले हैं। अध्यक्ष जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं इस एक देश एक चुनाव को लेकर, उन्होंने कहा है कि सभी से राय ली जा रही है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। देखिए, एक वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित जो जेपीसी है, जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी, वो पाली राजस्थान के सांसद हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े वकील हैं और कहीं ना कहीं कानून के जानकार माने जाते हैं। लिहाजा उन्हें जो ये जिम्मेदारी दी गई है संसद के द्वारा, उस जिम्मेदारियों का वो बखूबी जो है निर्वहन करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उन्होंने जनता की राय लेने की भी कोशिश की है और उसके लिए क्यूआर कोड बनाकर जनता से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी राय भी मंगवाई जा रही है, जो एक स्वस्थ परंपरा हम कह सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र की बात अगर हम करते हैं तो लोक जो है तंत्र से सबसे ऊपर है, क्योंकि हम लोक के लिए तमाम काम करते हैं। और यही वजह है कि जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने जनता की राय जानने की कोशिश की है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत वो कर रहे हैं और जेपीसी की पिछली बैठकों के दौरान भी सत्ता हो या विपक्ष के जो सांसद हैं जिनके सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, उनसे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसमें कहां अड़चने आ सकती हैं। और ये बात निश्चित तौर पर समझी जा सकती है कि चुनाव आयोग के लिए बहुत ही ये कठिन कार्य है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में हम जानते हैं कि विभिन्न समयों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में चुनाव कराए जाने की परंपरा रही है। कहीं राष्ट्रपति शासन लगने की वजह से कहीं पर चुनी हुई सरकारें जो है कई बार गिर जाती हैं, उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन एक देश एक चुनाव की जो बात सरकार ने की है, उसके लिए जो जेपीसी है वो बखूबी काम करने की कोशिश कर रही है और तमाम लोगों की राय जानने की कोशिश की जा रही है, ताकि तमाम सुझाव लिए जा रहे हैं, तमाम राय ली जा रही है और एक अहम पहल भी की जा रही है जिसमें जनता की राय लाई जा रही है, जनता का फीडबैक लिया जा रहा है, क्यूआर कोड दिया जा रहा है। बेहद ही यूनिक पहल है। राजेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तब देखना होगा कि होली के बाद जो छुट्टियां हुई हैं उसके बाद सदन के दोनों सदनों में किस तरीके से कामकाज आगे बढ़ता है। फिलहाल आपका धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। पीएम ने भारत की विकास गाथा से लेकर विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक सभी सवालों के जवाब दिए हैं। आखिर क्या कुछ रहा है प्रधानमंत्री के इस पॉडकास्ट में, आइए एक नजर डाल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेक्स फ्रिडमैन के साथ ये पॉडकास्ट हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर सवाल का जवाब बेहद ही बेबाकी के साथ दिया है। तो आइए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट में क्या प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी और हजारों वर्ष की परंपरा मेरा सामर्थ्य है। साथ ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आंख में आंख मिलाकर बात करता है। तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि किसी को नीचा दिखाना भारत की परंपरा नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने हर एक सवाल का जवाब लेक्स फ्रिडमैन के इस पॉडकास्ट में दिया है, जहां वो ये भी कह रहे हैं कि यूएन में समय के साथ नहीं हुए हैं सुधार। प्रधानमंत्री अन्य मंचों पर भी संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की
मांग करते रहे हैं, बात मुखरता से बोलते रहे हैं। मैं भगवान बुद्ध की भूमिका कर रहा हूं प्रतिनिधित्व, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पॉडकास्ट में कह रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जब हम शांति की बात करते हैं तो दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं और भारत की तस्वीर भी शांति दूत के रूप में प्रस्तुत की जा रही है और कह रहे हैं कि हम संघर्ष के पक्ष में ही नहीं, हम समन्वय भी चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक बैलेंस बनाना चाहते हैं और इस बार राष्ट्रपति ट्रंप पहले से अधिक तैयार नजर आ रहे। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। राष्ट्रपति ट्रंप मेरी तारीफ करते हैं, ये उनका बड़प्पन है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अन्य मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए आए हैं। हमारी कोशिश है कि भारत चीन की असहमतियां विवाद में ना मतले और हम लगातार दे रहे हैं कि भारत चीन के संबंध लगातार दोस्ती में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत चीन के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच की मुलाकातों के बाद हमने कई निर्णय भी देखे हैं। दुर्भाग्य से कोविड के बाद दुनिया में आया बिखराव, कोविड को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि दुनिया में तमाम अनिश्चितताएं दिख रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुए अप्रासंगिक, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पॉडकास्ट में कह रहे हैं और विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का रास्ता सही है। उन्होंने कहा है कि विकास के रास्ते पे ही चल के देश दुनिया को एक साथ लाया जा सकता है। गोधरा को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा 27 फरवरी को गोधरा में लोगों को जिंदा जलाया गया। लेक्स फ्रिडमैन के साथ ये पॉडकास्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है, जहां उन्होंने कहा है कि गुजरात में उससे पहले भी होते थे बड़े दंगे। तो गोधरा कांड को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार रखे। 1996 में हुए दंगे चले थे कई महीने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोधरा कांड का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य घटनाओं का भी जिक्र करते हुए न्यायालय ने इस घटना को पूरे विस्तार से देखा। उन्होंने न्यायालय की जिस तरीके की भूमिका रही उस पर भी अपनी बात रखी। सरकार के लोगों ने हमें सजा दिलाने की कोशिश की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी होते हुए नजर आए। 2002 के बाद गुजरात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि 2000 के बाद गुजरात में विकास देखने को मिला है, कोई दंगा वहां नहीं हुआ है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सरकार का, और मैं जनता के विश्वास को टूटते हुए नहीं देख सकता। उन्होंने कहा मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, ऐसे में मैं जनता के विश्वास की कद्र करता हूं, उसका सम्मान करता हूं और मैं चुनाव केंद्रित सरकार नहीं चलाता। यानी कि मैं चुनाव के लिए सरकार नहीं चलाता, मैं लोक केंद्रित सरकार चलाता हूं, मैं जनता के लिए सरकार चलाता हूं। ऐसे में जनता के मुद्दे और जनता का विकास मेरे लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया अपने पॉडकास्ट में। पाकिस्तान के साथ रिश्ते से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा सकारात्मक पहल की है, लेकिन जवाब नकारात्मक मिला है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान की आतंकी नीति आज दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। हाँ है, अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला।
चीन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों का मिलकर आगे बढ़ने का इतिहास रहा है। पीएम ने विश्वास जताया कि बेहतर संबंधों के साथ भारत और चीन दोनों ही देश आगे बढ़ेंगे। 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई, लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है, स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, इस संघर्ष नहीं होना चाहिए। पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी हैं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा है कि वे संघ के स्वयं सेवक हैं। वे संघ के प्रचारक थे और संघ हमें जीवन पद्धति सिखाता है। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, वो संघ के स्वयं सेवक हैं, प्रचारक रहे, और जो संघ तो एक जीवन पद्धति सिखाता ही है, और वो संघ के स्वयंसेवक के नाते जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और इसीलिए आज देश में सबको साथ लेकर वो चल रहे हैं। भाजपा सांसद बांसुरी सुबराज ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का, संकल्पों का, उनके सपनों का मानवीय प्रतिबिंब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं। मार्च का महीना है और लू अटैक पहले से ही शुरू हो चुका है। भीषण गर्मी अपना रौद्र रूप अभी से ही दिखाने लगी है। झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में कल तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई जिलों में आज तापमान के काफी तेज से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने झारसुगुड़ा, संबलपुर और कालाहांडी जिलों के कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका जताते हुए आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सुंदरगढ़, सोनपुर, कालाहांडी, बौद्ध, बोलनगीर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और क्योंझर, अंगुल, ढेंकनाल और मयूरभंज जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर जाते समय गर्मी के मद्देनजर एहतियाती उपाय जरूर अपनाएं। तो मार्च में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कई राज्यों में, और मार्च में ही दिखने लगा है मई जैसी गर्मी का असर। हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर हो सके तो अपने घर से बाहर ना निकले, और गर्मी से बचने के लिए तमाम जो उपाय होते हैं, पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, वो जरूर रखें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी अखबारों की सुर्खियों की। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए।
डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात करें तो आज सोमवार का वो दिन है जहां अखबार कौन सी वो मुख्य सुर्खियां अपने पृष्ठों पर लेकर आए हैं? भावना, सुप्रभात। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यूएस के पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन को अपना पॉडकास्ट दिया है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। उसको लेकर के आज कल से जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उस पर ये बताया जा रहा था, उसके साथ साथ आज के प्रमुख अखबारों में भी इस खबर को पहले पेज पर आज प्रकाशित किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है, खुलकर बेबाकी से अपना मत भी रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाक पर बरसे पीएम, हमेशा विश्वासघात किया। ये हेडलाइन बनाई है नवभारत टाइम्स अखबार ने। ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट, मेरे लिए भारत, और भी कई मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, जिसे आज पहले पेज पर तमाम बड़े अखबारों ने आज हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया। अगली खबर की बात करते हैं तो आपको बताएं कि काउंटर टेररिज्म पर 19 और 20 को अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी। भारत में 10 देशों के डेलीगेशन भारत आएंगे। इसके लिए आतंकवाद और उग्रवाद के खतरों से निपटने के लिए बनेगी व्यापक रणनीति। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। भारत और मलेशिया इस बैठक की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। अगली खबर का रुख करें तो रायसीना डायलॉग से जुड़ी हुई ये खबर है जो आज प्रमुख अखबारों में हमें देखने को मिली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फिर शुरू होगी मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत। भारत पहुंचे न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने इस बात का ऐलान किया है, और भी क्या कुछ बातें हुई है उसे आज अखबार में स्थान दिया गया। अगली खबर का रुख करते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने राजधानी पेज पर प्रकाशित किया है और बताया कि अब माल ढुलाई भी करेगी मेट्रो, आरक्षित होगा एक डिब्बा। ये व्यवस्था गैर व्यस्त समय में होगी और सड़कों से कम होगा वाहनों का दबाव, जिसके लिए ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। अब माल ढुलाई भी मेट्रो के माध्यम से की जाएगी। एक और खबर पर आपका रुख करते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने ही प्रकाशित किया और बताया है कि बेगम पुल से यात्रियों को नमो भारत और मेट्रो की सुविधा मिलेगी। पहले भूमिगत स्टेशन पर पटरियां बिछाई जा चुकी है। स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए भी स्टेशनों को तैयार किया गया है। तो ये दोनों खबरें ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगली खबर का रुख करते हैं जो बताती है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की हिंडन जम्मू के बीच नई उड़ान सेवा 23 से शुरू होने वाली है और इसका क्या कुछ समय रहेगा उसे आज खबर में बताया गया है। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं जिसे दैनिक जागरण अखबार ने प्रकाशित किया और लिखा है कि बांग्लादेशियों को आधार देने वाले भी बनेंगे आरोपित। आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों से जुड़े मामलों की व्यापक जांच कराएगी और इस आशय की जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में जो बैठक हुई है वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मामलों की व्यापक जाँच करने और व्यक्तियों की पहचान करने के लिए निर्देशित करता है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के समाचार पत्रों ने इन खबरों को स्थान दिया है जो बताती है कि भारत की प्रगति से जुड़ी हुई खबर है, भारत की रक्षा से जुड़ी हुई खबरें हैं। संध्या, अलग अलग अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को हमारे दर्शकों तक इतने कम समय में पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब मिजाज मौसम की।
अब वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश साइंस पार्क का। साइंस पार्क में आज हम बात करने वाले हैं सुनीता विलियम्स की, जो 270 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हैं। सुनीता विलियम्स नासा के एक अंतरिक्ष मिशन पर निकली थी, जिन्हें इस मिशन को पूरा कर धरती पर वापस लौटना था, लेकिन अंतरिक्ष यान में आई तकनीकी खामियों की वजह से अब तक उनकी वापसी नहीं हो सकी है। क्या है वो कारण, देखिए आप हमारी इस खास पेशकश साइंस पार्क में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। आप जरा कल्पना कीजिए कि जिस अंतरिक्ष यात्री को बस कुछ ही दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहकर वापस धरती पर लौटना हो, और अगर किसी कारणवश उसे 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 270 दिनों से भी ज्यादा वहां रहना पड़ जाए, तो उसके साथ क्या होगा? ये हमारी आपकी सोच से भी परे है, लेकिन ये सब कुछ हुआ है, और ये हुआ है भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री और नासा के वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर के साथ। इसलिए साइंस स्पार्क की टीम ने आपके लिए उन कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब ढूंढकर लाने की कोशिश की है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो पहला सवाल ये कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में आखिर कैसे फंस गए। तो नासा के लिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पिछले साल 5 जून को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान यानी क्रू टेस्ट फ्लाइट पर बैठकर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। मिशन के मुताबिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों को स्पेस स्टेशन पर लगभग 8 दिनों तक ही रहना था, लेकिन स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में खराबी आ गई, कुछ तकनीकी समस्या आ गई और स्पेस स्टेशन पर वो डॉक नहीं कर पाया। कोशिश कई बार की गई, लेकिन इस खराबी को दूर नहीं किया जा सका और आखिरकार हार कर नासा ने सितंबर महीने में स्टार लाइनर को दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के बिना ही वापस धरती पर बुला लिया। अब दूसरा सवाल ये कि आखिर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर किस मिशन पर स्पेस स्टेशन पर गए थे। तो सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर वहां गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी, उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के एक नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस धरती पर लाने की क्षमता को साबित करना था। अब तीसरा सवाल यह कि बीते 9 महीनों में उनको वापस लाने की आखिरकार क्या कुछ कोशिशें की गई। तो स्टार लाइनर के धरती पर वापस आने के कुछ हफ्ते बाद ही नासा ने एक नया मिशन वहां भेजा। नासा के निक हेग और रॉसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को क्रू 9 मिशन पर ड्रैगन अंतरिक्ष यान में 2 रिजर्व सीटों के साथ वहां लॉन्च किया गया। प्लान यह था नासा का कि फरवरी में इसी अंतरिक्ष यान में बिठाकर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस धरती पर लाया जाएगा। तब तक दोनों यानी निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के साथ मिलकर स्पेस स्टेशन पर वो काम करेंगे। चारों के आने से पहले स्पेस स्टेशन पर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजना था। हालांकि फरवरी में क्रू 9 मिशन लॉन्च नहीं किया जा सका। अब चौथा सवाल तो फिर
कैसे वापस लाया जाएगा इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बीते 9 महीनों से भी अधिक समय से फंसे अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जोड़ी को घर लौटने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि नासा ने एक बार फिर वापसी मिशन को स्थगित कर दिया है। नासा ने बताया कि मिशन शुरू होने में कुछ घंटे ही बचे थे, तभी तकनीकी समस्या के कारण प्रक्षेपण को रद्द कर दिया गया। नासा के डेरोल नेल ने कहा कि ग्राउंड साइड पर हाइड्रोलिक सिस्टम में समस्या थी। हालांकि रॉकेट और अंतरिक्ष यान के साथ सब कुछ ठीक था। आपको बता दूं कि इस एपिसोड के रिकॉर्डिंग के वक्त तक क्रू 10 मिशन को लॉन्च नहीं कर पाया गया था। क्रू 10 मिशन के जरिए ही स्पेस में फंसे यात्रियों को वापस धरती पर लाया जाएगा। क्रू 10 में नासा के अंतरिक्ष यात्री एनी मैकलेन, जो कि इस मिशन के कमांडर हैं, निकोल एरियर्स, जो कि पायलट हैं, जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के अंतरिक्ष यात्री ताकुया ओनिशी और रॉस कॉस्मस के अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव शामिल हैं। आईएसएस पर क्रू 10 के पहुंचने और अपनी जगह लेने के बाद क्रू 9 धरती पर लौट आएगा और इसी लौटने के क्रम में भी सुनीता विलियम्स भी धरती पर लौट आएंगी, जिसका कि हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब 5वां सवाल कि इन 9 महीनों में सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने क्या कुछ किया स्पेस में। तो इन 9 महीनों में सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने आईएसएस की सफाई की, मरम्मत की और कई वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। उन्होंने पुराने इक्विपमेंट्स बदले और नई टेक्नोलॉजीज को वहां टेस्ट किया। नासा के मुताबिक सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और निक हेग ने 150 से भी ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और तकनीकी परीक्षणों में 900 घंटे से भी अधिक का समय बिताया। सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक भी किया और स्पेस वॉक में एक नया रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया। उन्होंने अब तक कुल 62 घंटे 9 मिनट तक स्पेस वॉक किया, जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक नया रिकॉर्ड है। 30 जनवरी को उन्होंने 5 घंटे 26 मिनट और 16 जनवरी को करीब 6 घंटे स्पेस वॉक किया। अगर हम खाली सुनीता विलियम्स की ही बात करें तो वो 9 या 10 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन पिछले 9 महीने से ज़्यादा समय तक वहाँ फंस चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि उनका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम उनके पूरे कार्यकाल देखें जो उन्होंने एज ए एस्ट्रोनॉट किया है, तो 1998 में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद 2007 में और 2012 में वो स्पेस में जा चुकी थी। छठा सवाल कि इतने अधिक समय तक स्पेस में वक्त गुजारने के बाद सुनीता विलियम्स और उनकी टीम के लिए धरती पर लौटकर अपनी सामान्य जिंदगी जीना क्या आसान होगा? तो अंतरिक्ष से लौटने के बाद सुनीता के लिए धरती पर कदम रखना भी काफी मुश्किल का काम होगा उनके लिए, क्योंकि अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहने के बाद पृथ्वी की ग्रेविटी उनके लिए एक अलग ही दुनिया बनकर सामने आएगी। यहाँ की दुनिया उनको बिल्कुल ही अलग लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ बिल्कुल जीरो ग्रेविटी और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसलिए यहाँ की दुनिया उनके लिए बिल्कुल ही अलग लगेगी। यही वजह है कि धरती पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उनका कई तरह का टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद ही उनको उनके घर भेजा जाएगा। अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहता है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो कोई बीमारियां हैं वो सब बीमारियां उनको होने की संभावना है। बोन्स है, आपकी जो मसल्स है, उसके ऊपर भी भारी मात्रा में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ कैंसर जैसे डिसीजेस होने की भी संभावना है। और मानसिक संतुलन भी आदमी को कितने समय तक आदमी उसको कार्यरत या काबू कर पाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरे विचार से सुनीता विलियम वापस आने के बाद उनके पास तजुर्बा है, वो पहले ही 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, तो उन्हें पता है कि माइक्रोग्रेविटी से नॉर्मल ग्रेविटी एटमॉस्फेयर आने के बाद उनको क्या क्या प्रोविजंस करनी चाहिए, उनके हेल्थ के ऊपर क्या क्या उनको वर्कआउट करना चाहिए। सो मेरे विचार से आने के बाद नासा के पास भी काफ़ी सारे मेडिकल सुझाव है, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्टिंग करेंगे। अंत में हम यही कह सकते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की ये अंतरिक्ष यात्रा उनके साहस और वैज्ञानिक योगदान को दर्शाती है। 8 दिनों की एक छोटी सी यात्रा 9 महीने से भी अधिक की एक लंबी परीक्षा बन गई है, लेकिन अब पूरी दुनिया उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रही है। तो साइंस स्पार्क में आज आपने जाना सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष में उनके फंसे होने की
पूरी कहानी के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और स्पार्किंग टॉपिक के साथ एक बार फिर से होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।